Assalamu alaikum, this is Sunila Paras and welcome to the Paras Mentors. FIFA World Cup 2022 एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट था जो कि मर्दों की उन नेशनल टीमों ने खेला जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर पाई। ये टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप का 22वां एडिशन था, जिनमें से सबसे ज्यादा टूर्नामेंट ब्राजील ने अपने नाम किए। 2020 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के हुकूक दिसंबर 2010 में कतर को दिए जाने के बाद ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में मुनक्कद किया गया। ये अरब और मुस्लिम दुनिया में मुनक्कद होने वाला पहला, जबकि मुकम्मल तौर पर एशिया में मुनक्कद होने वाला दूसरा फुटबॉल वर्ल्ड कप था। बट वाई कतर? दरअसल कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में पॉवर्टी या गुर्बत ना होने के बराबर है। कतर के इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप भी बहुत खास है, इतने खास कि 140 से ज्यादा ममालिक इस टूर्नामेंट को देखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी 2018 में 7.6 बिलियन के राउंड अबाउट थी और फीफा के मुताबिक 3.572 बिलियन लोगों ने 2018 के वर्ल्ड कप को देखा। मतलब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इस खेल में इंटरेस्टेड है। अगर बात की जाए कॉस्ट यानी इस टूर्नामेंट को मुनक्कद करने में आने वाली लागत की, तो उसकी धूम हर जगह है। यकीनन आप सब ने भी ये सुन रखा होगा कि इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए कतर ने 220 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए। जी हाँ, पाकिस्तानी 50,000 अरब रुपीस। ये रकम दुनिया की अमीर तरीन लोगों की जैसा कि बर्नार्ड आर्नोल्ड और इलॉन मस्क की नेटवर्थ से भी कहीं ज्यादा है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पिछले 10 सालों से कतर 500 मिलियन डॉलर हर हफ्ते खर्च करता रहा है। मींस ये दुनिया का महंगा तरीन फुटबॉल वर्ल्ड कप था, इतना महंगा कि आज तक के 21 टूर्नामेंट की कुल लागत भी इतनी नहीं। लेकिन कतरी हुकाम ने इन अदादो शुमार को मुतनाज़ा करार देते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट की असल लागत 8 बिलियन डॉलर थी, जबकि बाकी रकम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुई, जो कि कतर के नेशनल विजन 2030 का हिस्सा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस रकम के इस्तेमाल से कतर ने कैसे दुनिया को हैरान कर डाला। कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर किए, स्टेडियम से लेकर फुटबॉल तक कैसे स्मार्टली तैयार किए गए, किन तनाज़ात ने जन्म लिया, क्या इस टूर्नामेंट में इस्लाम को फरोग दिया गया और आखिर कतर को क्या फायदा हुआ इतनी बड़ी अमाउंट खर्च करने से। आइए जानने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। इस टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब 20 नवंबर 2022 को इतवार के दिन अल्होर के स्टेडियम अलबेत स्टेडियम में मेजबान कतर और इक्वाडोर के दरमियान टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच से कबल मुनक्कद की गई। बाअसर आवाज के हामिल मशहूर एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन के सवाल और मोटिवेशनल स्पीकर गनीम अल-मुफ्ता की जवाबी कुरानी आयत के साथ ओपनिंग सेरेमनी का इफ्तिताह किया गया। फुटबॉल की इफ्तिताही तकरीब की तारीख में पहली मर्तबा बच्चों ने कुरान पाक की खूबसूरत तिलावत की। इस इवेंट के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने कई मुसलमानों की तबलीग की और लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। अगर बात करें मेहमान नवाजी की, तो कतर ने शायकीन में इतर और मेवाजात की पोटलियां तकसीम की। होटलों और स्टेडियम में जगह जगह कुरानी आयात और उनका अंग्रेजी तर्जुमा भी लिखा। नमाज के लिए जगह मुख्तस की गई। यही नहीं, इस्लाम के असूलों का इनकार करते हुए शराब, वल्गर ड्रेसेस, एक्ट, जुआ और शर्ट्स उतारने वगैरह पर मुकम्मल बैन लगाया गया। अब बात करते हैं लेजेंडरी प्लेयर्स और अपसेट्स की। पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप था। चैंपियन अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया से ओपनिंग गेम में मात खा गया, जबकि मराकश अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म और अरब दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जिसने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की।
اب فائنلی بات کرتے ہیں اسٹیڈیمز کی، جہاں قطر نے اصل رقم خرچ کی۔ قطر ایسے اسٹیڈیمز بنانا چاہتا تھا جو تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرے، مگر ڈیزائن ایسا ہو کہ لیگیسی، آرام رسائی اور پائیداری بھی میسر ہو۔ یہ اسٹیڈیمز سولر پاور تھے اور کولنگ سسٹم سے لیس تھے، جن کا مقصد درجہ حرارت کو 50 ڈگری سے کم کر کے 20 ڈگری تک کم کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اسٹیڈیمز کو زیرو ویسٹ بھی قرار دیا گیا، جن پہ ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ قطر کی دارالحکومت دوحہ کے 55 کلومیٹر کے دائرے میں جن 8 اسٹیڈیمز کو تعمیر، تزئین و آرائش یا دوبارہ تعمیر کیا گیا، ان میں سب سے پہلا لوسیل اسٹیڈیم ہے۔ یہ اسٹیڈیم لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ قطر کے شہر لوسیل میں واقع ہے۔ دوحہ سے 20 کلومیٹر شمال میں واقع یہ قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اسٹیڈیم بھی رہا۔ اس اسٹیڈیم میں کل 10 میچ کھیلے گئے، جس میں ارجنٹینا اور فرانس کے درمیان کھیلا جانے والا فائنل بھی شامل ہے۔ رہی بات کنسٹرکشن کی، تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس اسٹیڈیم کو سولر پاور سے ٹھنڈا کیے جانے کے ساتھ ساتھ اس میں زیرو کاربن فٹ پرنٹ بھی شامل ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے اسٹیڈیم البیت اسٹیڈیم کی جانب، جس کا مطلب ہے دا ہاؤس اسٹیڈیم۔ دوحہ سے 35 کلومیٹر دور الخور میں واقع یہ اسٹیڈیم ریٹریکٹیبل روف کا حامل ہے، یعنی اس کی چھت کو بند کیا اور کھولا بھی جا سکتا ہے۔ لوسیل اسٹیڈیم کے بعد اس دوسرے بڑے اسٹیڈیم میں کل 9 میچز کھیلے گئے، جس میں اوپننگ میچ، ایک سیمی فائنل اور کوارٹر فائنل بھی شامل ہے۔ اس اسٹیڈیم کا آرکیٹیکچر ڈیزائن قطر اور خطے کے خانہ بدوش لوگوں کے روایتی خیموں سے متاثر کن ہے۔ اس خیمے نما ڈھانچے میں 4 سٹینڈز ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بیرونی دیواریں اور چوٹیوں والی چھتیں پولی ٹیٹرا فلورو ایتھائلین کے بنے ہوئے فائبر گلاس ممبرین سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ قطر کے خانہ بدوش لوگوں کے خیموں کا مزید حوالہ دینے کے لیے اس ممبرین کی بیرونی حصوں کو روایتی سیاہ، سفید اور سرخ رنگوں سے رنگ دیا گیا ہے۔ ایک پیچھے ہٹنے والی چھت اسٹیڈیم کو گھیرنے کے لیے 4 سٹینڈز کو جوڑتی ہے۔ آگے آنے والا اسٹیڈیم ایک ملٹی پرپز خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم دوحہ سے تقریباً 9 کلومیٹر مغرب میں الریان میں واقع ایک رننگ ٹریک اور گھاس کی بنی ہوئی پچ پر بھی مشتمل ہے۔ خلیفہ اسٹیڈیم نے 8 میچوں کی میزبانی کی۔ اس اسٹیڈیم کو ٹورنامنٹ کے دوران اسٹیج میچز کے لیے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ انٹرنیشنل آرکیٹیکچر دار الہندسہ نے اس اسٹیڈیم کی کیپیسٹی بڑھانے کے ساتھ ہی ساتھ پورے اسٹیڈیم کو ڈھانپنے والی ایک نئی چھت بھی بنائی۔ اب باری ہے چوتھے اسٹیڈیم احمد بن علی اسٹیڈیم کی۔ اس اسٹیڈیم کو الریان اسٹیڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم دوحہ سے 7 کلومیٹر دور ہے، جس میں 7 میچوں کی میزبانی کی گئی۔ اس اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی بلڈنگ کی بیرونی سطح پہ ایک ایسی سکرین لگائی گئی ہے جس پر خبریں، اشتہارات، سپورٹ اپڈیٹس اور سکورز وغیرہ دکھائے جاتے ہیں۔ اگلا اسٹیڈیم بہت انٹرسٹنگ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم ہے۔ آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے نام کی کیا ہسٹری ہے۔ دراصل یہ اسٹیڈیم بہت سے یونیورسٹی کیمپسز کے قریب واقع ہے، جس میں 8 میچ کھیلے گئے، جن میں ایک کوارٹر فائنل بھی شامل ہے۔ اس کی بلڈنگ ایک ہیرے کی مانند ہے، جس کی بدولت اسے ڈائمنڈ ان ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سورج کی شعاؤں کے اینگل تبدیل ہونے پر یہ رنگ بدلتی ہے، جو واقعی کسی ہیرے سے کم نہیں۔ چھٹا اسٹیڈیم حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع السمامہ اسٹیڈیم ہے۔ عرب آرکیٹیکٹ کا یہ ڈیزائن ایک تکیہ ٹوپی سے مماثلت رکھتا ہے، جو کہ پورے مشرق وسطی میں مرد اور لڑکے پہنتے ہیں۔ اس اسٹیڈیم میں 8 میچ کھیلے گئے، جن میں ایک کوارٹر فائنل بھی شامل ہے۔ 7واں اسٹیڈیم اب تک کا سب سے انوکھا اسٹیڈیم ہے، اسٹیڈیم 974، جسے پہلے راس ابو ابوت اسٹیڈیم بھی کہا جاتا تھا۔ دوحہ سے 10 کلومیٹر دور واقع ہے۔ رہی بات اس کے انوکھے ہونے کی، تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک عارضی اسٹیڈیم ہے، جسے اب ورلڈ کپ کے بعد ختم کر دیا جائے گا۔
दरअसल ये स्टेडियम 974 रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर से तमीर किया गया है, जिसके पेश नजर इसका नाम ही 974 रख दिया गया। इसके अलावा 974 कतर का डायलिंग कोड भी है ना ये इंटरेस्टिंग। फीफा की तारीख का ये पहला आरजी स्टेडियम फेनिक इरिबैरन ने इसलिए तमीर किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसे सफेद हाथी को तमीर करें जो वर्ल्ड कप के बाद ज़ेरे इस्तेमाल ना रहे। इस स्टेडियम में मुख्तलिफ कलर्स के कंटेनर मुख्तलिफ एरियाज जैसे कैफेज, बाथरूम्स और दूसरे कमरों वगैरह की निशानदेही करते हैं। इस स्टेडियम में कुल 7 मैच मुनक्कद किए गए। आखिरी मगर सबसे खूबसूरत और आलीशान स्टेडियम अल जनूब स्टेडियम है, जिसे पहले अल बकरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। अल जनूब स्टेडियम दोहा से 22 किलोमीटर दूर एक पीछे हटने वाली छत पर मुश्तमिल है। इसकी छत की ज़ाहरी शक्ल दोहा की रिवायती कश्तियों के बादबानों से मुतासिर कुन है। ज़हा हदीद की डिजाइन करदा करवीलिनियर छत और उससे मुंसलिक तरीक तमाशाइयों को जहाज में बैठने का एहसास दिलाती हैं, जो कि हमें शहतीर जहाज की पतरी की तरह छत को पकड़े हुए हैं, जो कि साया और पनाह मुहैया करते हैं। इस स्टेडियम में कुल 7 मैच खेले गए। ये तो थे 8 स्टेडियम, मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके लिए फोल्डिंग या पोर्टेबल स्टेडियम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया। हमने अभी देखा कि स्टेडियम 974 तो था ही जीरो वेस्ट स्टेडियम, मगर बाकी 7 स्टेडियम की कैपेसिटी भी सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के लिए ही बूस्ट की गई थी, जो बाद में कम कर दी जाएगी। रही बात एक्स्ट्रा सीट्स की, तो ये डिजर्विंग ममालक को भेज दी जाएंगी, जबकि बचने वाली जगह को कम्युनिटी स्पेसेस के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। बिल्कुल स्टेडियम्स की तरह फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल आज तक का सबसे ज्यादा यूनिक बल्कि स्मार्ट फुटबॉल है। ये फुटबॉल अल रिहला, जिसका मतलब सफर है, बुनियादी तौर पर सकाफत, फन, तमीर, मशहूर कश्तियों और कतर के झंडे से मुतासिर कुन है। अल रिहला का दूसरा वर्जन एडिडास अल हिल्म, जिसका मतलब द ड्रीम, एक ख्वाब है, भी मौजूद है। हम जानते हैं कि आजकल गेम तेज होता जा रहा है, जिसके मद्देनजर एडिडास बॉल में अंदरूनी इलेक्ट्रिक सेंसर्स लगाए गए, जो कि इसकी रफ्तार और पोजीशन को मालूम करने में मदद देते हैं। प्रमोशन के सिलसिले में ये फुटबॉल स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के जरिए स्पेस में भी भेजा गया। बाय द वे, यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ वीडियो ऑन SpaceX एंड इलॉन मस्क इन द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन। मगर पाकिस्तान के लिए फखरिया बात यह है कि ये फुटबॉल फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने एडिडास के तावन से सियालकोट पाकिस्तान में बनाए। 2022 फीफा में कुल 6000 फुटबॉल इस्तेमाल हुए, जिनमें 1500 इजिप्ट में भी तैयार किए गए, मगर इजिप्ट ने भी मशीनरी और स्किल्स पाकिस्तान से ही हासिल किए। फुटबॉल के अलावा पाकिस्तान ने कतर की रिक्वेस्ट पर फुटबॉल मैचेस में सिक्योरिटी भी फराहम की। जी हाँ, ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स ने पूरे टूर्नामेंट में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। 8 स्टेडियम्स और अरिहला के अलावा एक प्लान्ड सिटी VAR सिस्टम, दोहा मेट्रो, लग्जरी अपार्टमेंट्स, बनोकल विलास और क्रूज शिप्स वगैरह भी कतर के इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। इस वर्ल्ड कप को मुनक्कद कराने में कई तनाज़ात ने भी जन्म लिया, जिनमें सबसे पहले कतर का बहुत छोटा रकबा 11,571 स्क्वायर किलोमीटर भी शामिल है, जो कि चाइना के कैपिटल बीजिंग से भी बहुत छोटा है। इसके अलावा गैर मुल्की मजदूरों के साथ बुरा सलूक और उनकी अमवात भी इनका सबब बनी। इसके अलावा कतर पर ब्राइबरी के इल्जामात भी आयद हुए, जो कि बाद में क्लियर हो गए। इन सब के बावजूद कतर में बहुत शानदार और कामयाब इवेंट मुनक्कद तो हुआ, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इससे कतर या होस्ट को क्या फायदा होता है। टू बी ऑनेस्ट, सारा मुनाफा तो फीफा ले उड़ता है, मगर जो फायदे कतर को हुए, इनमें नंबर 1 GDP बूस्ट,
नंबर 2, दुनिया को ये पैगाम गया कि कतर कितना फाइनेंशियली स्टेबल है। नंबर 3, कतर को फॉरेन इन्वेस्टर्स मिलेंगे वगैरह शामिल हैं। वेल, ये तो सब बात की बातें हैं, ऐसा होगा भी कि नहीं। मेरे ख्याल में तो $200 बिलियन से दुनिया में पॉवर्टी को बहुत हद तक खत्म किया जा सकता था। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप यू लाइक दैट वीडियो टू। So like, comment and share before leaving. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.